नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। टेनिस, बॉक्सिंग और कुश्ती के साथ साथ फुटबॉल की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। रूस के डेनियल मेदवेदेव बने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत और नीतू ने जड़ा गोल्डन पंच। रवि दहिया ने जीता यासा डोगू रैंकिंग श्रृंखला में गोल्ड मेडल और लिवरपूल ने चेल्सी को हराकर अपने नाम किया लीग कप का खिताब। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। रूस के डेनियल मेदवेदेव दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर जगह बनाई है। रिपोर्ट के साथ हैं विशाल शर्मा। 26 साल के मेदवेदेव तकनीकी रूप से काफी सक्षम हैं और वे पारंपरिक तरीके से खेलने की बजाय अपने ही अंदाज में खेलते हैं। मेदवेदेव ने टेनिस जगत में 4 बड़े खिलाड़ियों की लगभग 2 दशक लंबी बादशाहत खत्म की है। पिछले 18 सालों से सिर्फ 4 खिलाड़ी ही टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे थे। अब मेदवेदेव 2004 के बाद 5वें खिलाड़ी बने हैं जो टेनिस रैंकिंग में पहले पायदान पर आए हैं। टेनिस इतिहास में मेदवेदेव 27वें खिलाड़ी हैं जो पहले पायदान पर पहुंचे हैं। मौजूदा समय में उनके पास 8,615 अंक हैं और वे नोवाक जोकोविच से 150 अंक आगे हैं। जोकोविच रिकॉर्ड 361 हफ्तों तक और लगातार 86 हफ्तों तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। 7 नवंबर 2016 के दिन एंडी मरे टेनिस रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे थे। इसके 6 साल बाद कोई नया खिलाड़ी रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचा है। मेदवेदेव पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में वे ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल तक पहुंचे थे। इससे पहले 2021 में उन्होंने यूएस ओपन जीता था। ये उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था। मेदवेदेव पहली रैंकिंग पर पहुंचने वाले रूस के तीसरे खिलाड़ी होंगे। इससे पहले 1999 में येवगेनी कैफेलिनिकोव और 2000-2001 में मरात साफिन ने ऐसा किया था। बिग 4 के अलावा अंतिम खिलाड़ी जो नंबर 1 पोजीशन पर रहे वो एंडी रोडिक थे। रोडिक 3 नवंबर 2003 को पहली पोजीशन पर पहुंचे थे और 2 फरवरी 2004 को शीर्ष रैंकिंग से हट गए थे। तब रोजर फेडरर नंबर 1 बने थे। इसके बाद पिछले 18 साल में फेडरर, नडाल, जोकोविच और एंडी मरे का ही नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा रहा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। कहते हैं शबाब की हर खिलाड़ी का एक समापन का दौर होता है। शायद बिग 4 में नडाल ने तो जीता था और जोकोविच अलग कारणों से टूर्नामेंट नहीं खेले, लेकिन उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है और मेदवेदेव इस समय चमकते सितारे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब आप किसी भी खेल में अगर विश्व रैंकिंग में पहले नंबर पर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बताता है कि आपके प्रदर्शन में निरंतरता है, तभी आपको रैंकिंग मिलती है इस तरह की। तो मेदवेदेव ने निश्चित रूप से जो बिग 4 थे जिनके बारे में लगातार चर्चा आपने भी की, रिपोर्ट में भी बताया गया कि इन बिग 4 को पछाड़ना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसा होते हैं जो कि कोर्ट पर प्रदर्शन उनका अच्छा होता है, लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं। जोकोविच के साथ सब लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ है और इसका मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर पड़ा। और आप अगर थोड़े से ढीले पड़ते हैं तो निश्चित रूप से दूसरा कोई फायदा उठाता है, लेकिन मेदवेदेव की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद नंबर 1 बनने में बहुत ज्यादा समय उन्होंने नहीं लिया। ये बात जो है दिलचस्प है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में राफेल नडाल से 5 सेट तक चले मुकाबले में वो हार गए थे। शायद वो कसक इस नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचने से थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है और उनका काफी उत्साह भी बढ़ा होगा और आत्मविश्वास तो निश्चित रूप से बढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है जब से ये खबर आई है कि बिग 4 जो नाम था 4 उनको पछाड़ करके आगे आना, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन इस परिस्थिति में निश्चित रूप से एक बड़ा कारनामा है। जी हां, 18 साल बाद मेदवेदेव ने बिग 4 की बादशाहत समाप्त की है। रोजर फेडरर शायद टेनिस कोर्ट पर लौटेंगे या नहीं, चोट से परेशान हैं। जोकोविच कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कोर्ट से बाहर चल रहे हैं। राफेल नडाल फॉर्म में हैं। एंडी मरे संन्यास से वापसी करने के बाद संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मेदवेदेव कितने समय तक नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहेंगे, ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा।
अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में मेहमान टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और टीम जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। मैच के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट पर 354 के स्कोर पर घोषित कर न्यूजीलैंड के सामने 426 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में कीवी टीम ने 94 रन के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए हैं और टीम अब भी 332 रनों से पीछे है। चटगांव में तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी टीम 192 रन पर सिमट गई। जवाब में अफगानी टीम ने 59 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश की जीत के हीरो विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज रहे, जिन्होंने 106 रन बनाकर टीम को श्रृंखला में पहली जीत दिलाई। गुरबाज ने अपनी शतकीय पारी में 4 छक्के और 7 चौके लगाए। उनके अलावा रियाज हसन ने 35 और रहमत शाह ने 47 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में राशिद खान चमके, जिन्होंने 10 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हालांकि हार के बावजूद बांग्लादेश ने श्रृंखला पर 2-1 से कब्जा कर लिया। शवाब, ये अफगानिस्तान की टीम है। मुश्किल परिस्थितियों में निकलकर जिस ढंग से टीम प्रदर्शन कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि टीम अब धीरे धीरे अपने ट्रांजिशनल फेज से उभरकर अब एक स्थापित टीम होती दिख रही है। बिल्कुल, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह भारत ने श्रीलंका से श्रृंखला जीती तो 12 का जो रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बराबरी हुई है, वो अफगानिस्तान की बराबरी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम अभी नहीं बल्कि कुछ पहले से ही और काफी ज्यादा जुझारू रही है। और मुझे तो जब भी अफगानिस्तान की बात आती है, मैं भारत की बी टीम मानता हूं, चूंकि मैंने देखा है, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात हो, फिर उसके बाद फिर लखनऊ जब उनका होम ग्राउंड बना, तो भारत और बीसीसीआई ने जिस तरह से प्रश्रय दिया, निखारा और मैं तो ये कहूंगा कि सहारा दिया अफगानिस्तान की टीम को, तो अफगानिस्तान जहां तक पहुंचा है उसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय टीम का। और आप देखते होंगे कि भारत में रहने के कारण भारत में प्रैक्टिस और अपनी बायलैटरल सीरीज भी उन्होंने खेली है। अफगानिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं हिंदी बोलने लगे हैं। जी हां, और भारत में काफी लोकप्रिय हैं और आईपीएल में भी अपनी चमक बिखेरते हैं। भारत ने श्रीलंका से 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल रात धर्मशाला में तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान दासुन शनाका के 74 रन की बदौलत 146 रन बनाए। जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर 17वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से आवेश खान और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। 45 गेंदों में 73 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। T20 क्रिकेट में जैसा कि आपने कहा कि लगातार 12वीं जीत है टीम इंडिया की और उसने अफगानिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4 मार्च से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच मोहाली में और दूसरा बंगलुरु में खेला जाएगा। शवाब, अगर इस पूरे श्रृंखला को देखें तो कई एक्सपेरिमेंट हुए। विराट कोहली और ऋषभ पंत को रेस्ट दिया गया था, संजू सैमसन को अलग अलग बल्लेबाजी क्रम पर आजमाया गया, लेकिन श्रेयस अय्यर, इनके बारे में कहा गया, रोहित शर्मा ने कहा था कि हम अय्यर की जगह एक ऑलराउंडर को टीम में जगह देने की सोच रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज। बिल्कुल, और शायद कप्तान ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का निरंतरता के साथ प्रदर्शन वो करेगा ये खिलाड़ी, लेकिन उसने देखा है कि किस प्रकार से जब भी किसी भी क्रम पर अगर मौका मिलता है, मौका ही मिलना बहुत मुश्किल है भारत में, अगर कहा जाए टेस्ट भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना, लेकिन मौका मिला। और आपको याद होगा कि किन विपरीत परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। पहले उनको फूड पॉइजनिंग हुआ, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद उनको कोविड हुआ। उन्होंने काफी दिनों तक, बल्कि 2 महीने तक ये कहा जाए जो संघर्ष किया उन्होंने। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जो श्रृंखला हुई थी, 1 दिवसीय श्रृंखला, उस दौरान उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी। तो काफी विपरीत परिस्थितियों से उभर कर और जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक 3 अर्धशतक मारे और 204 रन पूरी श्रृंखला में बनाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कप्तान कुछ सोचता है और हो जाता है कुछ, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। शवाब, एक चीज और है यहां पर, भले ही टीम प्रबंधन ये कह रहा है कि जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे उतना मनोबल बढ़ेगा टीम सिलेक्शन के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन वाली भी स्थिति सामने आ रही है? ईशान किशन टॉप ऑफ द ऑर्डर बढ़िया कर रहे हैं, संजू सैमसन को आपने आजमाया, गेंदबाजी में देखें तो भुवनेश्वर और बुमराह बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। कल के मुकाबले में आवेश और सिराज ने भी शानदार प्रदर्शन किया। फिर जब टीम सिलेक्शन की बारी आएगी तो किन खिलाड़ियों को बाहर रखने का क्या पैमाना होगा?
क्योंकि टीम प्रबंधन ने ये कहा है कि हम बैकअप प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, चाहे 2020 या फिर 50 ओवर का विश्व कप को देखते हुए। तो आपका इशारा मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप इस तरह का प्रयोग करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप किसी निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये बहुत जरूरी है और ये समस्या है यहाँ पर। लेकिन अभी समय है, तो भारतीय टीम प्रबंधन और रोहित शर्मा के पास वो बारी बारी से खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं, लेकिन एक समय ये भी आना चाहिए जब उन्हें इस बात का मन बना लेना चाहिए कि इन खिलाड़ियों के साथ 15, 16, 17 खिलाड़ियों के साथ हमें विश्व कप में जाना है। उसमें मुझे लगता है थोड़ा विलंब हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि विश्व कप से पहले ज्यादातर खिलाड़ी 10-15 मैच खेल लें, उनके पास अनुभव हो। अब टीम प्रबंधन किस दिशा में सोच रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है वो इस अवसर को दोनों हाथ से खुलकर अपना रहे हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के लिए राहत की खबर है। बल्लेबाज स्मृति मांदना को विश्व कप में खेलने के लिए फिट घोषित किया गया है। मांदना को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले अभ्यास मैच की शुरुआत में ही शबनीम इस्माइल की बाउंसर लग गई थी। साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया पहला वार्म अप मैच टीम इंडिया ने 2 रन से जीत लिया था। भारत को कल वेस्टइंडीज के साथ दूसरा वार्म अप मैच खेलना है। शबाब 4 दशक के आसपास का समय है जब से टीम विश्व कप जीतने की कोशिश में लगी है। पिछले विश्व कप में बहुत मामूली अंतर से हम चूक गए। मिताली राज का संभवतः यह अंतिम विश्व कप होगा और टीम चाहेगी कि जीत के साथ उन्हें विदाई दे। जी बिल्कुल, आप जितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, अगर विश्व कप आपके नाम नहीं है, तो मेरा इशारा विराट कोहली की तरफ भी है, तो आप अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद आपकी वो रैंकिंग नहीं हो पाती है लोगों के दरमियान। यही हाल कुछ भारतीय महिला टीम का भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक विश्व कप नहीं जीता है। अगर हम उसके अलावा अगर देखे जाएं तो जितनी भी द्विपक्षीय श्रृंखला हुई है या फिर कुछ अलग टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, रैंकिंग में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 4 दशक विश्व कप नहीं है, इस बार ऐसा लगता है कि तैयारी अच्छी है। पिछली जो कसक रह गई थी शायद इस बार पूरी हो जाए। मिताली राज को महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है और सचिन ने भी अपने अंतिम विश्व कप में जीत हासिल की थी। सही। क्या वो कारनामा मिताली राज दोहराएंगी? 6 मार्च को भारत को अपने पहले मैच में पाकिस्तान का सामना करना है। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को अपनी टीम का कप्तान बनाया है। टीम ने उन्हें 12 करोड़ में रिटेन किया था। वो 2018 से इस टीम का हिस्सा हैं। लोकेश राहुल पिछले सीजन जब कप्तान थे तब कुछ मैचों में उनकी गैर मौजूदगी में मयंक ने पंजाब की कप्तानी भी की थी। पंजाब ने अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया है। 2011 में आईपीएल डेब्यू करने वाले मयंक ने इस टूर्नामेंट के 100 मैचों में 23.46 की औसत के साथ 2135 रन बनाए हैं। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत और नीतू ने गोल्डन पंच जड़ा है। रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। भारतीय बॉक्सर नीतू और निखत जरीन ने बुल्गारिया के सोफिया में खेले जा रहे 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नीतू ने कल फाइनल में इटली की बॉक्सर एरिका प्रिसियांडारो को हराया। एरिका पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उन्हें नीतू ने 5-0 से करारी शिकस्त दी। नीतू ने मैच के दौरान अपनी लंबी कदकाठी का जबरदस्त फायदा उठाया और एरिका पर काउंटर अटैक की बौछार कर दी। नीतू 2 बार की पूर्व युवा विश्व चैंपियन होने के साथ साथ एशियाई युवा चैंपियनशिप में पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। कल ही पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियन हैदराबाद की निखत जरीन ने भी 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यूक्रेन की तेतानिया को 4-1 से हराया। तेतानिया 3 बार की यूरोपियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट रह चुकी हैं। निखत को हालांकि मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हावी होने का मौका नहीं दिया। निखत ने 2019 में हुए स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट को जीता था। वो कई बार की राष्ट्रीय पदक विजेता रह चुकी हैं। दूसरी तरफ इस साल पुरुष मुक्केबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 7 में से कोई पुरुष मुक्केबाज मेडल राउंड में नहीं पहुंच सका। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। शबाब, एमसी मेरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन ने जिस ढंग से ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर भारत का मान बढ़ाया है, उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इन युवा मुक्केबाजों का ये प्रदर्शन
बेहतर है। बिल्कुल, और अगर हम निखत जरीन की बात करें तो वो दूसरी बार ऐसा मौका है जब इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनी है। और फिर उसके बाद नीतू का तो क्या कहना है, जिस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला किया, क्या जबरदस्त संघर्ष किया। तो और ये देखते हुए कि भारत के जो पुरुष मुक्केबाज हैं वो कुछ कर नहीं पाए, मेडल राउंड में नहीं जा पाए, तो बिल्कुल सही कहा, लेगेसी को आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो टीम चैंपियनशिप का जो मुकाबला है उसमें किस तरह का प्रदर्शन होता है, और दोनों वर्ग में अगर निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन हमारे बॉक्सर करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम टीम चैंपियनशिप की भी जो भी परिणाम होगा हम आपको जरूर बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता और भारत के स्टार पहलवान रवि दहिया ने कुश्ती रिंग में शानदार वापसी की है। 24 साल के दहिया ने इस्तांबुल में आयोजित यासा डोगू रैंकिंग श्रृंखला में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के गुलोम जोन अब्दुल्लाव को 11-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रवि के लिए हालांकि ये जीत आसान नहीं थी और उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा। उन्होंने अब्दुल्लाव के खिलाफ 8-10 से पिछड़ने के बाद अंतिम पलों में बाजी पलटते हुए जीत हासिल की। अन्य पहलवानों में दीपक पुनिया ने 92 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक दौड़ में कजाकिस्तान के एलखान अजदोव को 7-1 से हराया, जबकि अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग और ज्ञानेंद्र ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पैरा तीरंदाज पूजा जातयान ने पैरा विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। पूजा को फाइनल में इटली की पैट्रिले विंसेजा से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने रजत पदक से संतोष किया। भारत ने इस तरह विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अभियान 2 रजत पदक के साथ समाप्त किया। श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स्ड जोड़ी ने इससे पहले रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था, जो देश का विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में पहला पदक भी था। FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम को स्पेन के साथ कल हुए मैच में हार का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए मैच में स्पेन ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को 5-3 से हराया। भारतीय टीम ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो अवसरों को भुनाने में कामयाब नहीं रही। पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। कल का मैच भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश के लिए बेहद खास था। उन्होंने देश के लिए 250वां मैच खेला। शबाब, बहुत संक्षेप में, एक तरफ बहुत बड़ी उपलब्धि PR श्रीजेश के लिए, लेकिन एक यूनिट के रूप में कल टीम इंडिया बेहतर नहीं कर सकती। बिल्कुल, अब सही कहा आपने। और एक इसी मैच में ऐसा समय आया जब इसे इतिहास रचने जा रहे गोलकीपर को बदलना भी पड़ा था। आपको याद होगा, आपने मैच देखा होगा बिल्कुल निश्चित रूप से। तीसरा क्वार्टर जो था, भारत काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा था। चौथे क्वार्टर के शुरुआत में ही भारत ने बढ़त भी प्राप्त की, लेकिन हॉकी का जो एक टर्म है लेट गोल, जिसका फायदा अक्सर भारत के विरुद्ध टीमें उठाती रहती हैं, तो लेट गोल का लाभ उठाया, 2 पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया और भारत तो फिर उसके बाद वापसी करने का ज्यादा समय नहीं था। कुल मिलाकर पेनल्टी कॉर्नर के मामले में पिछले में 6 पेनल्टी कॉर्नर मिला था, इसमें केवल 3 भारत हासिल कर सका और तीनों में से तीनों को कन्वर्ट भी नहीं कर सका। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि मिस्टर रीड जो हैं इस पर बोले हैं कि हम इस पर आगे काम करेंगे। जी हां, ग्राहम रीड जो टीम के कोच हैं, उनसे उम्मीद होगी कि कमियों को दूर कर टीम को एक बार फिर जीत की पटरी पर वापस लेकर आएं। लिवरपूल ने दमदार खेल दिखाते हुए कल लीग कप के फाइनल में चेल्सी को पेनल्टी शूटआउट में 11-10 से हरा दिया। इसी के साथ लिवरपूल ने 1 दशक में पहला घरेलू फुटबॉल फाइनल जीता है। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआती 10 पेनल्टी को गोल में बदला, जिसके बाद पेनल्टी लेने की बारी दोनों टीमों के गोलकीपर की आई, लेकिन चेल्सी के गोलकीपर केपा इसमें चूक गए और लिवरपूल ने खिताब अपने नाम कर लिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद लगातार रूस का विरोध हो रहा है। खेल संस्थाएं रूस पर पाबंदियां लगा रही हैं। अब फीफा ने तय किया है कि रूस में फुटबॉल का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला जाएगा। वहीं विदेश में रूसी टीम के खेलने पर उनके झंडे और राष्ट्रगान पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इंग्लैंड ने तय किया है कि वे रूस के खिलाफ किसी भी तरह का फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस चैंपियंस लीग के फाइनल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफाइंग राउंड, फार्मूला 1 रशियन ग्रां प्री, वर्ल्ड कप स्की इवेंट और 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी गंवा चुका है।
शबाब, समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।